आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने हिंदी नेट सेट एग्ज़ाम से संबंधित जितने भी पाठ्यक्रम में सिलेबस रखा है उसके हिसाब से वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। तो आज हमारे अध्ययन का विषय है हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण काल आदिकाल। ठीक है, तो चलिए इसका अध्ययन करते हैं। इसका अध्ययन करने से पहले बता देते हैं आपको कि यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें। चलिए शुरुआत करते हैं। आदिकाल आदिकाल का जो विभाजन किया है संवत 1050 से 1350 में किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आदिकाल हिंदी साहित्य का सबसे पहला और प्राचीन काल माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल कहा है। यह काल 8वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य यानी संवत 1050 से 1350 के बीच का समय है। इस काल में हिंदी साहित्य की कुछ प्रमुख रचना मुख्य रूप से वीर रस और धार्मिक विषयों पर केंद्रित थी। कहने का तात्पर्य ये है कि आदिकाल को आदिकाल क्यों कहा गया। जो इस विषय पर कि आदिकाल को आदिकाल कहा जाना चाहिए, इस विषय पर बहुत सारे विद्वानों का मतभेद हुआ, पर एक जो सटीक और सबसे ऑथेंटिक विद्वान माने जाते हैं रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल का नाम दिया और उसकी जो समय सीमा बताया है 1050 से 1320 के बीच में बताया है। और इस काल की प्रमुख विशेषता के आधार पे कि जितने भी ग्रंथ मिले हैं उन ग्रंथों का जब वाचन किया, अध्ययन किया, तो पता चला कि जो जितनी भी पूरी जो रचनाएं हैं वो किस पे आधारित है, वीर रस पे आधारित है और धार्मिक ग्रंथ पे। ठीक है, इस काल में अधिकांश रचनाएं रासो काव्य के रूप में मिलती है। जितनी भी 12 ग्रंथ जो मिले हैं वो कौन से रासो काव्य के रूप में मिले हैं, इसीलिए इस काल को रासो काव्य भी कहा जाता है। ठीक है ना, मैंने पहले क्या बताया कि वीर रस और धार्मिक विषयों पर ये जो जितने भी ग्रंथ थे वो केंद्रित थे। और इसकी जो प्रमुख विशेषता है कि वीर रस प्रधान कवि जो ग्रंथों में वीर रस का ज़्यादा समावेश है। अब वीर रस होता क्या है, एक प्रश्न आता है कि वीर रस होता क्या है। वीर रस का तात्पर्य ये होता है कि राजा लोग क्या करते हैं, अपनी वीरता के बारे में जब भी वो कहीं युद्ध में जाते थे तो अपनी युद्ध में जो भी साहसी वीर युद्ध में लड़ते थे और उनमें जो विजय प्राप्त होती थी तो वो क्या करते थे, जो अपने अधीन कवि रहते थे वो अपना साहित्य लिखाते थे, अपना इतिहास लिखाते थे, अपनी गौरव गाथा का बखान करते थे। तो जितने भी 12 ग्रंथ उपलब्ध हुए हैं उसमें वीर रस प्रधान रचनाएं हैं कि राजा अपनी क्या वीरता के बारे में, अपने जितने भी युद्ध है उसके बारे में अपने कवियों को लिखाते थे। फिर अब इसका समय आया है आदिकाल का नामकरण। अब बहुत सारे विद्वानों में ये मतभेद था कि आदिकाल का नामकरण कैसे किया जाए, किस आधार पे किया जाए। तो मैंने बताया ना कि जो 12 ग्रंथ उपलब्ध हुए हैं उन 12 ग्रंथ की प्रमुख विशेषता के आधार पर उसका नामकरण किया गया। तो देखिए, अब जब ग्रंथ पढ़ा गया तो उसमें कहा कि जितना इसकी जो मतलब जितने भी ग्रंथ का अध्ययन किया तो उसमें सब सारी जो रचनाएं हैं वो वीरता के बारे में ही है। तो रामचंद्र शुक्ल बोलते हैं कि आदिकाल का नामकरण क्या है, वीरगाथा काल रखना चाहिए। फिर उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी बोलते हैं कि नहीं, इसका नामकरण आदिकाल ही रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आदिकाल की रचना है। फिर चारण्य काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा बोलते नहीं, इसको चारण्य काल कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो राजा थे वो अपने अधीन कवियों को रखते थे और वो कवि इनकी प्रशंसा, राजाओं की प्रशंसा और उनके प्रशंसा गीत लिखते थे, इसलिए इस काल का नाम चारण्य काल रखना चाहिए। ठीक है, फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी बोलते हैं कि इसको बीज वपन काल कहना चाहिए, क्योंकि ये हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला बीज मतलब डल रहा है, तो इसको बीज वपन काल कहना चाहिए। फिर राहुल सातकृत बोलते हैं कि नहीं, सिद्ध सामंत युग कहना चाहिए, क्योंकि ये जितनी भी ग्रंथ का वाचन हम कर रहे हैं तो उसमें सिद्धों के बारे में ज़्यादा बताया गया है, उसकी प्रधानता ज़्यादा दिखती है। तो राहुल सातकृत क्या कहते हैं, सिद्ध सामंत युग इस काल का नामकरण किया जाना चाहिए। आरंभिक काल मिश्र बंधु बोलते नहीं, आरंभिक काल कहो इसको। फिर गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं कि प्रारंभिक काल कहो। ठीक है ना। फिर देखो प्रारंभिक काल या आदिकाल या अपभ्रंश साहित्य, तो देखो ये काल जो है 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच का माना जाता है। इसमें अपभ्रंश और प्राकृत भाषाओं की रचना मिलती है। जितने भी जो साहित्य मिले हैं ना वो कौन सी भाषा में है, एक तो अपभ्रंश है, प्राकृत भाषाओं में उसकी रचना हुई है।
इस समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ग्रंथ प्रमुख रूप से रचे गए हैं। तो इस समय में क्या है, ज्यादातर जो धार्मिक साहित्य बोला है ना, तो जैन धर्म का और बौद्ध धर्म के ग्रंथ भी इस समय बहुत सारे उपलब्ध है। बहुत सारे मतलब 12 जो ग्रंथ है उसमें से जैन और बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ भी उपलब्ध है। इस काल में 3 प्रकार के साहित्य उपलब्ध हुए थे, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। ठीक है, और इसी के आधार पे सिद्ध साहित्य सिद्ध काल कहना चाहिए तो राहुल सातकर्णी ने कहा है ना। क्यों कहा? क्योंकि सिद्धों की प्रमुखता थी। जितने भी साहित्य मिले ना, साहित्य उपलब्ध हुए हैं, तो उसमें सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, जैन को रासो काव्य कहा है, तो बहुत सारे रासो काव्य मिले हैं। तो उसके आधार पर अलग अलग विद्वानों ने उसका नामकरण किया है। ठीक है ना। अब इसमें जो मैंने बताया कि 12 ग्रंथ मिले हैं, जब उसका वाचन अध्ययन हुआ तो पता चला कि ये वीर गाथा है। वीर गाथा मतलब राजा जब युद्ध में जाता था तो अपने साथ अपने कवियों को भी ले जाता था, तो वो युद्ध भी करते थे और राजा की वीरता का बखान करते थे। ठीक है ना, कि उन्होंने कौन कौन सी वीरता का काम किया। जैसे पृथ्वीराज रासो है, उसमें पृथ्वीराज ने कितने साहस से अपने दुश्मनों को परास्त किया। हाँ, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए इस काल का नामकरण क्या या वीर गाथा काल कहा गया है। इस काल में राजा और युद्धों की वीरता का वर्णन किया गया है। अब जैसे प्रमुख रचनाएं हैं तो विजयपाल रासो ये नल्ला सिंह ने लिखा है, हमीर रासो शंकरधर ने लिखा है, और पृथ्वीराज रासो है चंद्रवरदाई द्वारा रचित है। खुमान रासो दलपति विजय, बीसलदेव रासो नरपति नाल, परमार रासो जगनिक है, जयमत जस चंद्रिका भटकेदार है, जयचंद्र प्रकाश भटकेदार है। खुसरो की पहली अमीर खुसरो ने लिखा है। कीर्तिलता कीर्ति प्रताका विद्यापति है ना, ये विद्यापति ने लिखा है। तो ये हमारे ऐसे साहित्य उपलब्ध हुए हैं, यानी जितनी खोजबीन करने के बाद जो साहित्य उपलब्ध हुए हैं उसी की विशेषता के आधार पे इसका नामकरण किया गया है। ठीक है, और काल का नामकरण निर्धारण किया गया है। फिर देखो धार्मिक साहित्य, मैंने बताया ना कि धार्मिक साहित्य भी मिला है। तो धार्मिक साहित्य में क्या है, इस समय भक्ति और धार्मिक प्रवृत्तियों का विकास हुआ था। संतों और भक्त कवियों ने अपनी रचनाओं में धर्म और आध्यात्मिकता का प्रचार प्रसार किया। देखिए अब इसकी विशेषता क्या है कि ऐतिहासिकता का अभाव। इसकी विशेषता कह सकते हैं कि या फिर इसमें कमियां कह सकते हैं। ठीक है, कि ये जो जितने भी ग्रंथ मिले हैं ना उसमें ऐतिहासिकता का अभाव पाया गया है। ठीक है, युद्ध वर्णन में सजीवता मिलती है। ऐसा इनकी जो रचनाएं जब हम पढ़ते हैं ना, ऐसा लगता है कि हमारे आंखों के सामने क्या चल रही है, वो युद्ध का वर्णन चल रहा है। इतना सटीक वर्णन उन्होंने किया है। संकुचित राष्ट्रीयता का मतलब ये होता है कि राजा केवल अपने राज्य के बारे में सोचता था, पूरे राष्ट्र के बारे में नहीं सोचता था। राष्ट्र के बारे में सोचने की शुरुआत कब हुई? मौर्य एम्पायर से। ठीक है ना, पर उस समय क्या था कि राजा आपस में ही लड़ते थे और अपने अपने राज्य तक सीमित थे और अपने अपने राज्य को बचाना बस यही धर्म था। तो संकुचित राष्ट्रीयता का अभाव मिलता है। आश्रयदाता की प्रशंसा का मतलब क्या होता है कि राजा लोग क्या करते थे, अपने अधीन कवियों को रखते थे। वो कवि लोग क्या करते थे, राजा का मनोरंजन करते थे। कहीं युद्ध में जाते थे तो युद्ध का वर्णन करते थे, राजा के साहस वीरता, उनके प्रेम का, उन सब का इतिहास लिखते थे और उन सब का वर्णन करते थे। और जो विजयी राजा रहते थे वो अपना इतिहास खुद लिखाते थे। तो आश्रयदाता की प्रशंसा मतलब कवि लोग क्या करते थे, अपने आश्रयदाता की प्रशंसा करते थे, राजाओं की प्रशंसा करते थे। कल्पना की प्रचुरता, इसमें जो भी काव्य मिले हैं उसमें कल्पना बहुत अधिक मिलती है। प्रामाणिकता में संदेह, अब प्रामाणिकता में भी संदेह उत्पन्न होता है कि ये इसी सन का है क्या, इसका इतिहास कितने साल पुराना है। तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसे मतलब प्रामाणिकता में संदेह है। जैसे इतिहास में कैसे प्रामाणिकता में संदेह नहीं होता है, पर इन रचनाओं में संदेह की दृष्टि से देखा गया है। भाषा जो है अपभ्रंश है, ब्रज है, अवधि है, डिंगल पिंगल हिंदी का प्रयोग किया गया है। विषय जो है वीरता, युद्ध और धर्म और कर्तव्य के बारे में है। और जो शैली है वो छंदबद्ध और अलंकारिक है, क्योंकि जो पहले जो भाषाओं का इस्तेमाल होता था तो उसमें बहुत ज़्यादा छंद और अलंकारिकता का प्रयोग किया जाता था और वो काव्य के रूप में होता था। ठीक है, तो इसे वीरगाथा काल, चारण्य काल या आरंभिक काल भी कहा जाता है। इसकी प्रमुख विशेषता मैंने पहले ही बताया है कि वीर रस प्रधान रचनाएं जो भी ग्रंथ मिले हैं उसमें राजा की वीरताओं को के बारे में बताया है, उनके शौर्य का, उनके पराक्रम का वर्णन किया है। चारण और भाटों की लेखनी है, इसका मतलब जो दरबारी कवि जो अपने नायकों की प्रशंसा में काव्य लिखते थे। प्रमुख भाषा वही मैंने बताया है,
अवभट, अपभ्रंश, पूर्वी हिंदी, है ना, आरंभिक बोलियां, ब्रज, कन्नौजी आदि का इस्तेमाल करते थे। ये लोक जीवन से दूर थे। जो कवि लोग थे वो केवल अपने राजाओं के बारे में लिखते थे, लोक जीवन के बारे में उन्होंने कुछ लिखा नहीं। जैसे अभी है सामाजिक यथार्थ क्या था, समाज में कौन सी समस्या चल रही है, उन सब का वर्णन साहित्यकार करता है या कवि करता है, पर इसमें केवल राजाओं के बारे में ही, उनके जीवन इतिहास के बारे में ही लिखा गया है, उनकी वीरता के बारे में, उनके प्रेम के बारे में। ठीक है, तो लोक जीवन से दूर है। ये सामान्य जनता की समस्या नहीं बल्कि राजाओं की वीरता का वर्णन करते थे। ठीक है, इतिहास मिश्रित काव्य है कि इतिहास की घटनाओं और कल्पनाओं और अतिशयोक्तियों के साथ प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, और ये इसकी जो प्रमुख काव्य धारा जो थी, काव्य जो लिखते थे उसकी जो प्रमुख काव्य धारा थी वो वीर गाथा परंपरा के हिसाब से थी। वीर गाथा काव्य का उद्देश्य था राजपूतों वीरों के पराक्रम का गुणगान करना। वही फिर से रिपीट, ये काव्य लोकगीतों, लोक कथा और ऐतिहासिक घटनाओं को प्रेरित था। ठीक है, इसमें से जो प्रमुख कवि है चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासों के रचिता है ना, और पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे। मैंने बताया ना कि हर राजा क्या करते थे, अपने दरबार में एक कवि रखते थे, तो पृथ्वीराज ने भी चंद्रवरदाई को अपना दरबारी कवि नियुक्त किया था। और पहले के जो राजा थे वो अपने साथ युद्ध में अपने कवियों को भी लेके जाते थे, तो वो युद्ध भी करते थे, साथ में राजा का मनोरंजन भी करते थे और इतिहास भी लिखते थे। अभी नरपति नाल जो थे वो जैन कवि थे, युद्ध के वर्णन में पारंगत है उनकी रचनाएं जो। ठीक है, सरहपा जो थे अपभ्रंश और बौद्ध साहित्य से जुड़े हुए कवि है सरहपा। फिर विद्यापति जो है मैथिली और संस्कृत के कवि है जो आदिकाल के उत्तरार्ध से संबंधित माने जाते हैं। धार्मिक प्रवृत्तियां मैंने बताया कि इस काल में भक्ति की, नाथ पंथ और सिद्ध पंथ की शाखाएं भी थी। इनकी भाषा अपभ्रंश और लोक भाषा में ही थी और विषय मोक्ष, आत्मज्ञान और योग था। जितनी भी धार्मिक साहित्य उपलब्ध हुए तो उनका जो मेन उद्देश्य था वो मोक्ष की प्राप्ति, आत्मज्ञान और योग था। ठीक है ना। अब इनकी सीमाएं देखेंगे, कल्पना और अतिशयोक्ति बहुत अधिक है, साहित्यिक दृष्टि से परिपक्व नहीं है, ऐसे विद्वान कहते हैं। सामाजिक यथार्थ की अनुपस्थिति की, समाज में क्या चल रहा है उसके बारे में साहित्य में कुछ भी उपलब्ध नहीं हुआ है। अधिकतर रचनाएं मौलिक परंपरा में रही है, लिखित प्रमाण बहुत कम मिले हैं। तो इस तरह से जो आदिकाल हिंदी साहित्य का आरंभिक किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चरण है। यह काल वीरता, धर्म और शौर्य के गुणगान का युग है। यद्यपि इस काल की रचनाएं साहित्यिक सौंदर्य में आधुनिक रचनाओं से पीछे हैं, फिर भी इन्होंने हिंदी साहित्य की नींव रखने का कार्य किया है। यदि ये चीज़ होती नहीं तो हिंदी साहित्य के इतिहास का नींव रखने का कार्य तो इन लोगों ने किया ही है ना। आदिकाल हिंदी साहित्य का आधार स्तंभ है, आगे चलकर भक्ति और रीतिकाल को भी प्रभावित किया है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और हमें मोटिवेट भी करें।